जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं भाई क्रैक एसपीआई जीएसपीआई 2026 में मैथमेटिक्स को लेके। राइट, तो मैथमेटिक्स में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए अभी तक बच्चे, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम कंप्लीट किया था, सेकंड टॉपिक आपका पॉलिनोमियल्स। दोनों आपके टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जहाँ पे आपको 4 लेक्चर्स मिले होंगे। फर्स्ट लेक्चर आपका थ्योरी का रहा होगा नंबर सिस्टम का, सेकंड लेक्चर आपका रहा होगा भाई एमसीक्यू नंबर सिस्टम के, थर्ड जो लेक्चर आपका रहा होगा वो रहा होगा आपका पोलिनोमियल का थ्योरी, और जो फोर्थ लेक्चर रहा होगा वो रहा होगा आपका पोलिनोमियल का एमसीक्यूज। राइट, अभी हम अपना थर्ड टॉपिक करने वाले हैं, क्योंकि 2 टॉपिक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम थर्ड टॉपिक करेंगे जिसका नाम होगा बच्चे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन अगर आप सिलेबस की बात करोगे बच्चे की, सिलेबस आपके एसपीआई में क्या सिलेबस आता है, तो आपको जो लेवल रहेगा अप टू द 10th, मतलब 10th लेवल तक रहेगा। 10 से अबव आपने कुछ नहीं पढ़ना है। 10th का ही मैक्सिमम पोर्शन आने की संभावना रहती है। हो सकता है कुछ पोर्शन 9th से भी आ जाए, पर मैक्सिमम जो टारगेट रहता है वो 10th क्लास के ऊपर रहता है। फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं मैथ्स में जो इंटरलिंक्ड होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप एक्सपोनेंट एंड पावर्स का, तो वो आप ऐसा बोल दोगे कि वो 8th क्लास में था, वो 10th में नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो चेन ना पीछे से जुड़ी होती है छोटी क्लासेस से। तो हमें बस 10th से नीचे का सारा सिलेबस करना होता है रेडी एसपीआई के लिए। तो ऑलरेडी हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए होंगे, उम्मीद है आपको दोनों के दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। साथ में आपने एमसीक्यूज भी कुछ सॉल्व किए होंगे, कुछ मैंने करवाए थे, कुछ आपने अपने अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें आपने सॉल्व किए होंगे। एमसीक्यू लगाने के लिए आपको इसमें गूगल पे आप जाओगे, गूगल पे आपको बहुत सारी साइट मिल जाएंगी, जो भी आपको सही लगे उसमें ये पक्का इंश्योर कर लेना कि वहाँ पे आप लेवल मेंशन कर लो कि आपको 10th ग्रेड के एमसीक्यूज चाहिए। तो अब आप लेवल मेंशन करोगे तभी बताएगा, नहीं तो नंबर सिस्टम में ऐसा होता है कि बैंकिंग लेवल पे भी नंबर सिस्टम पूछा जाता है, आपके डे टू डे एग्जाम होते हैं उसमें भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको हमेशा वहाँ पे लेवल मेंशन करना है, और लेवल में आपको मेंशन करना है कि आपको 10th ग्रेड तक या 10th लेवल तक ही आपको वो क्वेश्चन करने हैं। तो 10th में आप लिख सकते हो बोर्ड लेवल, लिख दो 10th बोर्ड लेवल, तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो जहाँ से भी एमसीक्यू मिल रहे हैं वहाँ से आपने सॉल्व करने की उसको कोशिश करनी है। बुक अगर आप लेना चाहो तो बुक आप कोई भी बुक आपको फॉलो कर सकते हो। मतलब मेरे को ऐसा लगता है जो बोर्ड वाली बुक्स हैं, बोर्ड ओरिएंटेड जो बुक्स हैं, एमटीजी की बोर्ड ओरिएंटेड बुक्स आती हैं, तो जो बोर्ड ओरिएंटेड बुक्स है उसमें जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर लोगे चैप्टर वाइज। 10th क्लास की मैं एमटीजी की बात कर रहा हूँ, तो वो भी आपका सफिशेंट होगा, वो एक अच्छा तरीका है आपका प्रिपरेशन करने का। तो हमारे चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना। राइट, तो इजी टॉपिक है, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। अब होता क्या है, आप इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते, अगर अंडरस्टैंड नहीं करते तो ये टॉपिक फिर तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। आप ये तो बात कर लेते हो कि इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, हम एलिमिनेशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मेथड आप यूज़ करें इसमें आप अल्टीमेटली निकाल क्या रहे हो, सोल्यूशन का मतलब क्या है ना। अगर वो चीज़ें आपकी थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी कि सोल्यूशन क्या क्यों बोला जाता है, सोल्यूशन का मेन मतलब क्या होता है, ये सोल्यूशन निकालने के डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं, इनका कब कौन सा मेथड हम अप्रोच करेंगे। राइट, अगर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, ईजी टॉपिक है। तो इस चैप्टर से ये वाला चैप्टर एक इससे नेक्स्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों चैप्टर से आपके ना वर्ड प्रॉब्लम्स भी बनती हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स देखते ही बच्चा क्या हो जाता है, घबरा जाता है। तो वर्ड प्रॉब्लम में कैसे हमने कॉन्फिडेंस गेन करना है, उसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वर्ड प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम पूछने की थोड़ी सी संभावना क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि थोड़ी सी आपको ये भी समझ में आनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस बेसिस पे सारी की सारी कहानी आप अपनी कंप्लीट करेंगे। अभी जो आप फर्स्ट लेक्चर होने वाला है इसका, जो आप टॉपिक करने वाले हो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, इसमें हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम क्या करेंगे भाई, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपके चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर का नाम ही अपने आप में कुछ चीजें आपको इंडिकेट कर देगा। जैसे उसने बोल दिया लीनियर, लीनियर वर्ड का यूज किया, साथ में इक्वेशन वर्ड का यूज किया, साथ में टू वेरिएबल का यूज किया, तो यहाँ पे ये जो चैप्टर बना है ना, 3 वर्ड को मिक्स करके बना है, यानी एक पूरा लिख दिया लीनियर, फिर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, इक्वेशन का मतलब है इज इक्वल टू का आना, यानी इस क्वेश्चन में इज इक्वल टू आएगा ही आएगा। सेकंड, लीनियर का मतलब है पावर 1, किसकी भाई, वेरिएबल की, वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1।
या वेरिएबल पावर लिख दिया, पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1, है ना। लीनियर तभी बनेगा ना, हमने सीखा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, अगर लीनियर है तो पावर 1, 2 डिग्री है तो आपके पास क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, है ना, अगर 4 है तो क्वार्टिक, ऐसा आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे लीनियर का मतलब आपका वेरिएबल होगा, उसकी पावर क्या होगी 1, और साथ में यहाँ पे 2 वेरिएबल लिखा है, यानी वेरिएबल भी 2 होंगे, सिंगल वेरिएबल नहीं होगा। इससे पहले पॉलिनोमियल किया था, पॉलिनोमियल सारा का सारा एक ही वेरिएबल में आता था, या तो एक्स में लिखा जाएगा या तो वाई में लिखा जाएगा। इसमें 2 वेरिएबल्स आएंगे तो मैंने लिख दिया एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। हो सकता है कभी वेरिएबल चेंज हो कि कभी पी बोल दे कभी क्यू बोल दे, तो कितने वेरिएबल आएंगे 2। तो यानी इसमें जो हम पढ़ने वाले एक ऐसी इक्वेशन को पढ़ना सीखेंगे जिस इक्वेशन में भाई वो 2 वेरिएबल होंगे और दोनों के दोनों वेरिएबल क्या होंगे, लीनियर। तो इस टाइप की जो इक्वेशन हमें दिखती है कुछ इस फॉर्मेट में दिखेगी भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में दिखती है। अगर इस फॉर्मेट में दिखेगी तो ये क्या है आपके पास, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कभी कभार इस सी को इधर भेज दिया तो ऐसे भी लिखा जाएगा भाई ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो ये एक जर्नल फॉर्म होता है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, जहां पे आप इंश्योर करें कि भाई यहाँ पे एक्स एंड वाई एज अ वेरिएबल है, एक्स एंड आई एज ए वेरिएबल है। और अगर मैं बात करूं ए और बी की, तो ए बी और साथ में सी की, तो ये एज ए रियल नंबर होंगे। क्या होंगे भाई, रियल नंबर। रियल नंबर की कहानी याद है ना, तभी नंबर सिस्टम करवाया था। रियल नंबर यानी जितने भी नंबर्स आपने पढ़े होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर। जितने भी अभी तक आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स है 10th ग्रेड तक। उसके बाद जाएंगे वो कहानी बात की बात है। तो इस टाइप से हमें कोई भी क्या दिखती है भाई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिखती है। अगर कोई एग्जांपल पूछ ले तो एग्जांपल में बोल सकता हूँ अंडर रूट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -5। ये भी क्या है भाई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जहाँ पे लीनियर है, इक्वेशन है, सबसे पहली बात इज इक्वल टू लगाए, लीनियर है, डिसाइड करके आपके जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 1 1, वेरिएबल की पावर 1 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग लीनियर है, इक्वेशन है, और 2 वेरिएबल भी है एक्स एंड वाई। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको चैप्टर का मेन पर्सपेक्टिव समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या, राइट। अब उससे आगे चलते हैं। अब होता क्या है कि जब भी आप बुक्स को देखते हो तो बुक्स में जो चीज़ें दी जाती हैं तो उसमें बहुत सारा घुमा फिरा के चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं ना। उसको ही मैं थोड़ा सिंपलेस्ट वे में बता देता हूँ आपको। सिंपलेस्ट वे में ये बताना चाहता हूँ कि हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन में है कि कोई भी इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, वो रिप्रेजेंट की जाएगी इस वे में भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपका मन किया कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी में रिप्रेजेंट करना है, ऐसे भी कर सकते हो। दोनों ही क्या आएंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। साथ में एक चीज पक्का मेंशन करनी है भाई, जो ए और बी है, जो आपके पास ए और बी है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं एक वेरिएबल को खत्म कर देगा। सपोज करो ए की जगह मैंने 0 ले लिया, बल्कि मैंने ये पक्का मेंशन किया था कि ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि ए और बी रियल नंबर होने चाहिए, बट ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी तो रियल नंबर होता है। पर 0 रखने से दिक्कत ये आ जाती है, अगर 0 आप रखोगे तो यहाँ पे या तो ए की जगह 0 रखा तो एक्स खत्म, यानी ये जो इक्वेशन बनेगी वो कितने वेरिएबल की बनेगी, फिर एक वेरिएबल रहेगा दैट इज वाई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा था कि वेयर ए एंड बी एंड सी, साथ में सी को भी लिखो भाई, ए कॉमा बी कॉमा सी, पूरा का पूरा लिख लो, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर बट ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, और साथ में ये भी लिख दिया उन्होंने कि ये भी मेंशन करे भाई ए और बी की जगह क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। वेरिएबल जो भी यूज किए थे हमने एक्स एंड वाई। इतना सा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो हमने ना इंट्रोडक्शन में सीख लिया, जनरल फॉर्मेट सीख लिया कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखी जाती है। अच्छा, उसके बाद की कहानी फिर, अच्छा पेयर के ऊपर आना। पर पेयर पे आने से पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। मैंने एक एग्जांपल लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसमें ले लेते हैं भाई 10। कितना ले लेते हैं 10। मानो ये मैंने एक एग्जांपल लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। आप सब एग्री करते हो कि ये वाला क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। हाँ जी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। तो मैं बोलता हूँ ना इसके सोल्यूशन भी होते हैं। अब सोल्यूशन का क्या मतलब है, सोल्यूशन का सिंपली मतलब होता है ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, वही इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो मैं इसके अगर सोल्यूशन की बात करूं, किसकी बात करूंगा भाई, सोल्यूशन की। तो मैं सोल्यूशन का मतलब सिंपल सा होता है कि द वैल्यू ऑफ
एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, कि इस इक्वेशन में ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या कर जाए भाई, सेटिस्फाई कर जाए, वही इसका क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा। तो इसमें एक्स कॉमा वाई का मैं कौन सा पेयर पुट करूं जिसमें ये इक्वेशन क्या हो जाए, आपकी सेटिस्फाई हो जाए। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो वही उसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो मैं बोलता हूं कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अगर कोई भी दुनिया की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, यानी उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। आप एक्स और वाई के इनफाइनाइट पेयर मेरे को निकाल के बता सकते हो सकता है वो पेयर आपके नंबर बने, हो सकता है फ्रैक्शन बने, कुछ भी बन सकते हैं वो पेयर्स। और ऐसे पेयर्स होंगे जिसको पुट करने से यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 10 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10, यानी उसको क्या कर जाएगा भाई, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो तभी मैंने उसको क्या बोल दिया, फिर अगर वो सेटिस्फाई करेगा इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया भाई, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब आप बोलोगे सर ये सोल्यूशन कैसे निकाले जाएं, तो इस सोल्यूशन को निकालने के लिए मैं बोलता हूं कि इसका आप एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। क्या ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने का जो तरीका होता है वो आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा। आप सिंपल एक टेबल बनाते थे और यहाँ पे x और y लिखते थे। पहले x की वैल्यू कुछ भी पुट कर देते थे, उसके रिस्पेक्ट में y निकाल देते थे, वो एक पॉइंट बन जाता था। तो अगेन अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं पुट कर देता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया जाए। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये तो 0 बन जाएगा कंप्लीट। 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10, यानी जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 10/3। यानी आप यहाँ पे ऐसा बोलोगे कि अगर मैं x की वैल्यू 0 भरता हूँ तो y आ जाएगा मेरे पास 10/3, राइट। एक पहला पॉइंट बना x कॉमा वाई। सेकंड मैं बोलूँगा कि मैं y की वैल्यू 0 भर देता हूँ, तो सेकंड मैंने बोल दिया पुट y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 भरने से ये 3y खत्म, और 2x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, 10, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5। तो मैं बोलूँगा बाई 0 भरने से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, 5। मैंने, अब देखो भाई, कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है, कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है, उसके लिए तुम्हें मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम 2, निकालने के लिए 10 निकाल लो, 15 निकाल लो, पर मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है, 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स मैंने निकाल लिए। एक पॉइंट आपके पास कौन सा आया, 0 कॉमा, एक पॉइंट आया 0,10/3, एक पॉइंट्स आ गया आपके पास 5,0। तो आप ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं वो आप अपने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रॉ करोगे। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, पर ये स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा है। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। अब पहले इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। 10/3 कितना होगा भाई, 3 3 9, यानी 3 पॉइंट समथिंग। तो आप बाई के ऊपर 3 कदम तक जाओगे भाई, ये x0 बाई के लिए 1 2 3, और ये आपको सॉल्व करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कहीं पे यहाँ पे जाके क्या बैठा होगा आपके पास, ये ऐसे वाला पॉइंट बैठा होगा जिसको आप बोलोगे 0,10/3, 0,10/3 ऐसे बैठा होगा ये वाला पॉइंट। और अगर इसकी बात करोगे तो x 5/0, तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट बन जाएगा 5,0। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ये 2 पॉइंट मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। जैसे ही इसको मिला दोगे आपकी लाइन बन जाएगी, बन जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स आएंगे, इस लाइन के ऊपर भाई इनफाइनाइट पॉइंट्स आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं, इनफाइनाइट। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे, बल्कि कितने आएंगे मैं काउंट भी नहीं कर सकता, अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं। और ये सारे के सारे पॉइंट जो भी इस लाइन के ऊपर आएंगे वो सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये आप ग्राफ पे प्लॉट करके भी चेक कर सकते हो, क्योंकि इसकी भी एक लोकेशन आएगी ग्राफ में। आप बता दोगे कि यहाँ से इसकी लोकेशन क्या बनी, बना सकते हो एक्स कॉमा वाई का पेयर। इसकी लोकेशन भी यहाँ से और यहाँ से बता सकते हो, इसके लिए भी एक्स कॉमा वाई का पेयर बना सकते हो। और वो एक्स कॉमा वाई का पेयर आप क्रॉस वेरीफाई करोगे, इसमें डालोगे तो आंसर क्या आएगा, 10 = 10 आएगा। इट मीन्स एक चीज और आपने ध्यान में रख ली कि जो आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में एक तो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, पर बनेगी क्या, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखी वो ये सीखी कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, मैं लिखूंगा पॉइंट्स लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, जितने भी पॉइंट्स होंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन,
इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब ऐसे सोल्यूशन जो x कॉमा नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब ऐसी x कॉमा y की वैल्यू जो इसको क्या कर जाए, सेटिस्फाई। इट मींस पॉइंट ही अनकाउंटेबल है, यानी सोल्यूशन भी क्या बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। क्या बनेंगे, इनफाइनाइट, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मींस आपने ये समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा। और अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सोल्यूशन पूछूं, वन के पूछ रहा हूं मैं ना, वन के एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक ही ली, उसके मैंने सोल्यूशन पूछे तो कितने आएंगे भाई, इनफाइनाइट आएंगे। कितने, इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें x कॉमा y के मैं इनफाइनाइट पेयर एडजस्ट कर सकता हूं, जो आपके पास आंसर क्या दे देंगे भाई, 10 दे देंगे, यानी आंसर आएगा 10 इज इक्वल टू 10। सोल्यूशन का मतलब ऐसी पेयर, ऐसी x कॉमा y की वैल्यू जो उसको क्या कर जाए भाई, सेटिस्फाई कर जाए, राइट। इतना क्लियर हो गया आपको। अगर आपको इतना क्लियर हो गया ना, तो अभी जो आगे की कहानी है वो इस बेसिस पे डिसाइड होती है कि हम ना एक को स्टडी नहीं करते, हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टडी नहीं करेंगे, हम उसके पेयर को स्टडी करेंगे। मतलब जब भी स्टडी करेंगे तो दो पेयर लेंगे, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और एक सेकंड एक और ले लेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और दोनों को साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे। तो आपको ये पता है कि जो फर्स्ट वाला है उसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, सेकंड है उसका ग्राफ भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। पर अगेन मैं बोलूं कि अगर दोनों को मैं एक ही कार्टिजन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दूं, दोनों ग्राफ को, दोनों स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। उस पॉसिबिलिटीज में ये हो सकता है कि दोनों लाइन जो आएंगी वो क्या आ जाए भाई, आपकी पैरेलल लाइन आ जाए। दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस क्या ना आके, पैरेलल नहीं आएंगी तो नॉन पैरेलल आएंगी। नॉन पैरेलल लाइंस का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। थर्ड में बोल देता हूँ कोइंसिडेंट लाइंस भी आ सकती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब एक लाइन नहीं आ गई, दूसरी बिल्कुल उसके ऊपर आ गई, तो वो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है। तो उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे क्योंकि वहां से ही क्वेश्चन बनता है। तो अब चलते हैं आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सिंपल सा मतलब है, अभी आपने सीखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सीखा ना। तो यहाँ पे हमने ये इतना सीखा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग इस टाइप का एक फॉर्मेट होता है। पर जब उसके साथ पेयर लगा दिया, पेयर का मतलब अब हम जो डिस्कस करेंगे एक इक्वेशन को नहीं करेंगे, दो इक्वेशन को करेंगे। सपोज करो एक इक्वेशन ले ली a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ले ली भाई a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे, और साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे। आपको ये भी पता है अगर मैं दो एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लेता हूं तो इसका भी एक ग्राफ बनेगा जो क्या होगा भाई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, होगा ना। और इसका एक ग्राफ बनेगा वो भी क्या आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, आएगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, पर ये पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती है कि जब मैं दोनों ग्राफ को एक भाई कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रॉ करूं, तो ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं मेरे पास कि दोनों के दोनों ग्राफ हैं वो क्या आ जाएं भाई, पैरेलल आ जाएं। बन सकती है पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये बन सकती है कि दोनों के दोनों ग्राफ की लाइंस क्या आ जाएं, पैरेलल, ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे, पर पैरेलल आनी चाहिए। सेकंड पॉसिबिलिटी मेरे पास ये भी बन सकती है कि अगर पैरेलल नहीं आएंगे तो नॉन पैरेलल आएंगी, और नॉन पैरेलल आएंगी तो वो हमेशा कहीं ना कहीं क्या दे जाएंगी भाई, इंटरसेक्ट होके चली जाएंगी। तो एक तो या तो हो सकता है आपकी जो लाइन का ग्राफ आप बना रहे हो वो आपके पास क्या आ जाए भाई, पैरेलल। सेकंड अगर मैं बोल दूं कि उसका ग्राफ क्या आ जाए आपके पास, इंटरसेक्टिंग। थर्ड मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इन केस कभी कभार ऐसा भी होता है भाई कि जो ग्राफ आता है ना वो आ जाता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का क्या मतलब होता है, सपोज करो एक ग्राफ ये बना और सेकंड ग्राफ भी सेम टू सेम इसी के ऊपर ही बनेगा भाई। एक ग्राफ ये बना तो एक दूसरा ग्राफ भी इसके ऊपर ही बनेगा, तो ये आएगा कोइंसिडेंट। क्या आएगा, कोइंसिडेंट ग्राफ, राइट। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज बनती है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को डिस्कस करते हैं उसका ग्राफिकल पर्सपेक्टिव में समझा रहा हूं तुम्हें। अच्छा, कहने के लिए मैं पूछूं इसके कितने सोल्यूशन है, आपका आंसर आना चाहिए इनफाइनाइट। मैंने कहा भाई इसके कितने सोल्यूशन है, आपका आंसर फिर से आना चाहिए इनफाइनाइट। ये कुछ मैंने ऐसे लिखा होगा, एक इक्वेशन ये बनाई होगी भाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये वाली इसको फर्स्ट मान लो, a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगी आपके पास a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों के दोनों इक्वेशन, एक है आपके पास a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन भी आपके पास a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसे बन रही होगी।
अच्छा, आप बोलोगे ये ग्राफ कैसे बनाए होंगे? मैंने कहा ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और दोनों पॉइंट्स कैसे निकालने हैं ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। वो बचपन वाला तरीका है, उससे भी आप निकाल सकते हो, राइट। तो ये ऐसे कुछ बनेगा, आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो मैं इसके ऊपर आ रहा था कि इसके मेरे को सोल्यूशन बता दो। इस एक सिंगल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कितने सोल्यूशन आते हैं? तो आपने पहले भी बताया था इसके भाई इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, क्योंकि जो भी लाइन है ये वाली, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इसके क्या होंगे? सोल्यूशन होंगे। मैंने कहा इसके सोल्यूशन बताओ, आप बोलोगे इनफाइनाइट आएंगे, इसके सोल्यूशन भी क्या आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। पर जब मैं बोलूंगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सोल्यूशन बताओ, ये कॉमन सोल्यूशन बताओ, क्या बताओ? कॉमन। तो कॉमन का मतलब होगा ऐसा सोल्यूशन जो इन दोनों के लिए क्या हो जाए भाई? कॉमन। यानी कॉमन सोल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा, तो कॉमन सोल्यूशन का मतलब ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू जो इसके लिए भी सेटिस्फाई हो जाए, उसके लिए भी क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो एक्स कॉमा वाई, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हर एक एक्स कॉमा वाई डिफरेंट होगा, इसका भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो जब भी आपके पास पैरेलल लाइंस बनती है, इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूं मैं, आगे जाके इसका मैं एक चार्ट करवा दूंगा तुम्हें। जब पैरेलल लाइंस बनेंगी, अब पेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे ना, सिंगल सिंगल के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, पेयर के ऊपर जाएंगे। अगर पैरेलल लाइन की बात करेगा तो उसमें कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं आता, कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि आपस में मिल ही नहीं रहे, तो कॉमन सोल्यूशन कहां से होगा भाई? इसकी एक्स कॉमा वाई के पेयर अलग अलग होंगे, इसके एक्स कॉमा वाई के पेयर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। पर जब मैं इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करूंगा तो एक पॉइंट ऐसा होता है जो दोनों के सोल्यूशन में आएगा। वो इस वाली लाइन पे भी आ रहा है, इस वाली लाइन पे भी आ रहा है। तो अगर ऐसे बात करूं कि इंटरसेक्टिंग में कितने आपके नंबर ऑफ कॉमन सोल्यूशन बनेंगे, तो आप बोलोगे यहाँ पे 1 कॉमन सोल्यूशन है, 1 कॉमन सोल्यूशन। कॉमन की बात कर रहा हूं, बल्कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसके इनफाइनाइट है। जब पेयर के अकॉर्डिंग डिस्कस करोगे कॉमन सोल्यूशन बताओ, तो आंसर क्या आएगा? ओनली 1। अगर इसमें बात करोगे तो जो एक लाइन का सोल्यूशन है वो ही दूसरी लाइन का सोल्यूशन होगा, तो इसमें बनेंगे आपके पास इनफाइनाइट कॉमन सोल्यूशन, है ना? इनफाइनाइट कॉमन सोल्यूशन। इतनी सी बात समझ में आती है आपको? अगर इतनी सी बात समझ में आती है तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की जान ली, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की जाननी है तो इसके आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। पर उससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ कि कार्टेशियन प्लेन नाम की भी एक चीज होती है भाई। क्योंकि जो तुम लाइन अभी ड्रॉ कर रहे हो ना, ये जो सारी की सारी लाइंस ड्रॉ कर रहे थे, ये किसके ऊपर ड्रॉ होगी भाई? कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रॉ होगी। तो कार्टेशियन प्लेन की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम समझ लेते हैं, क्योंकि जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो 2D प्लेन होता है। 2D प्लेन होता है, एक एक्स एक्सिस आती है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डैश से मैंने नोट किया, पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस बाई डैश, राइट। तो जब भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कार्टेशियन प्लेन में जो ओरिजिन आता है वो 0 होता है। 0 के बाद आप यहाँ पे चलोगे 1 2 3 4 ऐसो ऑन, यहाँ पे भी 1 2 3 4 ऐसो ऑन, यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4 ऐसो ऑन, -1 -2 -3 -4 ऐसो ऑन, राइट। ऐसे बनेगा कुछ। अब जब भी कोई ऐसा बोलेगा 2,3 की इक्वेशन बताओ, तो 2,3 की लोकेशन का मतलब होता है, ऐसे 2,3 में लिख रहा हूँ, 2,3 का लोकेशन का मतलब है पहले हम एक्स एक्सिस पे 2 कदम चले, उसके बाद हम वाई एक्सिस पे 3 कदम चले, इसका ये मतलब होता है भाई। अगर एक्स एक्सिस पे 2 कदम चलोगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे, उसके बाद वाई एक्सिस पे 3 कदम चलोगे तो वाई एक्सिस पे 3 कदम यहाँ पे पहुँच जाओगे। यानी ये जो लोकेशन होगी किसकी होगी भाई? 2,3 की लोकेशन होगी, राइट। इतना समझ में आता है? सपोज करो मैंने 2,3 ना लिख के 3,2 लिखा, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे 3 कदम चलोगे, वाई एक्सिस पे 2 कदम चलोगे, तो एक्स एक्सिस पे 3 कदम भाई यहाँ पे आ गए, वाई एक्सिस पे 2 कदम यानी यहाँ पे आ गए, तो ये वाली लोकेशन बनेगी 3,2। इतना समझ में आता है? आता है ना? अगर मैं इसमें ऐसा बोल देता हूँ कि मेरे को 2,3 नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए -2,3, तो मेरे को एक्स एक्सिस पे कितना कदम जाना पड़ेगा? -2 कदम, और वाई एक्सिस पे +3 कदम। तो मैं बोलूंगा कि एक्स एक्सिस पे -2 चलना है तो यहाँ पे आगे, वाई एक्सिस पे +3 चलना है तो यहाँ पे आगे, और यहाँ पे जो आंसर बना वो बना -2,3। इतना सा समझ में आता है आपको? आता है नहीं इतनी चीजें समझ में? यानी अगर मैं सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझा दूं कि आपके पास ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता है आपके 2D स्पेस को? 4 क्वाड्रेंट में, जिसमें ये वाला वही फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ। ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, ये वाला आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, ये वाला आपका थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, ये वाला आपका क्या बन जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहां पे जो भी पेयर एक्स कॉमा वाई का है वो किसके साथ आएगा? पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव के साथ ही आएगा।
ऐसा ही होगा ना, जो ऑलरेडी मैंने बताया, देखो 2,3, फिर सेकंड में -2,3, यानी x की तरफ नेगेटिव जाओगे तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव के साथ यहाँ पे चलेगी बात, यहाँ पे दोनों के दोनों नेगेटिव के साथ चलेगी भाई बात, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव। अगर कोई फोर्थ की बात करूँ तो उसमें पॉजिटिव जाओगे फिर नेगेटिव आओगे, तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव के साथ बात बनेगी, ऐसी होगी बात। अगर मैं बोल देता हूँ 2,-3 बनाओ, तो 2 का मतलब x एक्सिस पे पॉजिटिव 2 कदम और -3 का मतलब y एक्सिस पे -3 कदम। तो इतनी सी चीज समझ में आती है, हाँ जी ठीक है। अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी कभार ऐसा बोले कि x एक्सिस की इक्वेशन बताओ, ये जो x एक्सिस है ना इसकी इक्वेशन बताओ, तो x एक्सिस की इक्वेशन में ऑब्जर्व करना कि x की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू तो क्या रह रही है, 0। यानी इसकी जो इक्वेशन बनती है, अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, हमेशा ध्यान में रखना, उल्टी बनती है। उल्टी का मतलब अगर मैं x एक्सिस की इक्वेशन पूछूं तो तुम बोलोगे y इज इक्वल टू 0, अगर मैं y एक्सिस की इक्वेशन बोलो तो तुम बोलोगे x इज इक्वल टू 0। अब आपका आंसर आना चाहिए, ऐसा हम क्यों बोलें, इसलिए बोलो क्योंकि अगर मैं x एक्सिस की बात करूं तो x एक्सिस में आपका ना y जो होगा वो हमेशा 0 रहता है। इसमें जितने भी पॉइंट देख लो, इसका आंसर क्या आएगा, 2,0, ये क्या है 4,0, ये क्या है -2,0, यानी y हमेशा 0 रहता है। तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है भाई, इसकी इक्वेशन बना के y इज इक्वल टू 0। अगर अभी भी चीजें समझ में नहीं आई तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई, इसको लिखा जा सकता है 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मैं बोलूंगा ये आपकी x एक्सिस की इक्वेशन बनी, x की वैल्यू डालते जाओ 1 y 0, 1,0 पॉइंट बना, x की वैल्यू डाल दो 2, 2 डालने से 0,2 तो 0 बन जाएगा, तो x2 डालने से y फिर से क्या आया 0। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं ना, तो इस तरीके से बनती है भाई ये वैल्यूज। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, कोई ऐसे बोल ले कि x इज इक्वल टू 3 बताओ, तो x इज इक्वल टू 3 की जो वैल्यू बनेगी, यानी ऐसी लाइन जहां पे x हमेशा क्या रहे 3 रहे, तो ऐसी लाइन जो x हमेशा 3 रहे तो ये वाली लाइन आएगी भाई, तो ये बन जाएगी आपके पास x इज इक्वल टू 3, यही बनेगा ना, x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे x हमेशा क्या आता है 3 ही आता है, जितने भी पॉइंट आप देख लेना इस वाली लाइन के ऊपर हमेशा x क्या आएगा 3 आएगा, तो x इज इक्वल टू 3 इसकी इक्वेशन बन गई। अच्छा, कभी कोई बोलते कि y इज इक्वल टू 4 की इक्वेशन बनाओ, तो ऐसी लाइन जिसमें y की वैल्यू हमेशा क्या रहे 4 रहे, तो y की वैल्यू हमेशा 4 रहेगी, तो वो ये वाली लाइन आएगी, तो ये वाली लाइन आएगी, तो इसको बोलूँगा y इज इक्वल टू 4, क्योंकि इस पूरी की पूरी लाइन में जितने भी पॉइंट्स आप बना रहे होंगे सब में y की वैल्यू क्या आएगी 4 ही आएगी, राइट, इस तरीके से। तो इंपॉर्टेंट ये है कि x इज इक्वल टू 3 ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस, ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। जैसे आपने बोला था y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, इट मीन x इज इक्वल टू 3 भी किसके बराबर आएगा भाई, पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, है ना, कंसीडर हो गया, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 पैरेलल टू y एक्सिस, y इज इक्वल टू 4 पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाइए, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दी है भाई। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इट इज़ द 2D डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट यूजेस अ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाई एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोला जाता है भाई, बाई एक्सिस। साथ में क्वाड्रेंट मैंने मेंशन किए हैं क्वाड्रेंट मेंशन, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है एक्स एक्सिस की, है ना, ये पता होना चाहिए। तो होती है y इज इक्वल टू 0, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया क्यों होती है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो अगर कोई y एक्सिस की इक्वेशन पूछ ले तो आएगी x इज इक्वल टू 0। अगर कोई बोलेगी x इज इक्वल टू a, बताओ किसके पैरेलल आएगा, तो x इज इक्वल टू a। अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई एग्जांपल ले लेना, x इज इक्वल टू a की जगह x इज इक्वल टू 2 बोल देना, x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बना लेना, तो पैरेलल टू क्या आएगा, ऐसे आएगा ना, x इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ पे आएगा पैरेलल टू y एक्सिस, और y इज इक्वल टू a, यानी y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बना लो, पैरेलल टू क्या आ जाएगा आपके x एक्सिस। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड क्लियर होने चाहिए, क्लियर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड बच्चे आने ही चाहिए। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आते हैं तो थोड़ा सा हम उसके आगे चल सकते हैं, ठीक है भाई, ये भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर आगे। हमने कहा कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो ग्राफ बनेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों बनता है मैंने बता दिया था, तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। जो ग्राफ होगा ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वो क्या बनेगा भाई, स्ट्रेट लाइन बनेगा।
ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज ऑलवेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं एक की ही बात करूं, पेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिंगल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्योंकि पेयर तो लिखा नहीं है ना, पेयर नहीं लिखा है, सीधा लिखा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अगर इसके मैं सोल्यूशन की बात करूं तो मैं बोलूंगा ऑलवेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि जो भी आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे उस लाइन के क्या होंगे, सॉल्यूशन। और वो लाइन कहाँ से आई होगी भाई, आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जो आपने सॉल्व किया होगा उस वहां से आई होगी। और एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है उसने कि 2x माइनस वाई पॉजिटिव 2 इज इक्वल टू 0। कोई इसके ग्राफ के बारे में पूछ ले तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अगर कोई ऐसा पूछ ले कि ड्रॉ करके बता दो कि किस टाइप का ग्राफ आएगा, अब स्ट्रेट लाइन तो बहुत सारी बन सकती हैं, तो मैं बोलूँगा कि भाई इसको सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन है। और ये इक्वेशन है तो मेरे को ना एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जिसमें x और y की वैल्यू में x की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करूंगा, उसके रिस्पेक्ट में y निकालता रहूंगा। अगेन मेरे को मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, 2 से ज़्यादा पॉइंट नहीं चाहिए किसी भी लाइन को बनाने के लिए। x की वैल्यू 0 डाल दें। अगर आप x की जगह 0 डाल देते हो तो देखो माइंड से कैलकुलेशन करो, x की वैल्यू 0, ये तो 0 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ऐसा ही होगा क्या? फिर मैंने कहा y की वैल्यू 0 डाल के देख लो। अगर y की जगह 0 डाल देते हो तो y की जगह 0 मतलब ये खत्म हो गया, 2x इज इक्वल टू -2 बचेगा, और 2x इज इक्वल टू -2 बचेगा तो x की वैल्यू आएगी -2/2 यानी -1। ऐसे बनेगा कि अगर इसके मतलब क्या हुआ कि ये जो मैंने पॉइंट निकाला ना -1,0 x, y का पेयर, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सोचो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, -2 और यहाँ पे 0, तो -2 इज इक्वल टू -2 सेटिस्फाई किया। ये जो पेयर है 0,2 वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, जैसे ही पुट करोगे ये 0 आ जाएगा, ये -2 इज इक्वल टू -2 अगेन इसको सेटिस्फाई कर गया। तो ये आप ना 2 सोल्यूशन निकाल दिया आपने, इसके क्या निकाल दिए, 2 सोल्यूशन। और 2 ही सोल्यूशन आपके पास सफिशिएंट है एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अगेन आप क्या बना दोगे भाई, कार्टेशियन प्लेन बनाओगे। पहला पॉइंट आपको समझ में आता है 0,2, और 0,2 कहाँ पे आएगा, x की तरफ गए नहीं, y की तरफ चले गए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ गया 0,2, ये वाला पॉइंट आ गया 0,2। और अगर इसकी बात करोगे -1,0 x की तरफ -1 कदम जाओगे तो यहाँ पे आ जाओगे, और y की तरफ 0, तो ये आ जाएगा आपके पास -1,0, तो ये वाला पॉइंट। अच्छा, ये दोनों पॉइंट ही सफिशिएंट है एक लाइन बनाने के लिए। जैसे ही आप इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करते हो तो मेरे पास एक लाइन बनेगी, और वो लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो बनेगा ग्राफ वो क्या बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और इसके सोल्यूशन कितने आएंगे, 2 तो मैंने निकाले, आपका मन करे तो 15 और निकाल लो, बस ऐसे x की वैल्यू डालो, उसके रिस्पेक्ट में y निकालते चलो। तो मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर आएंगे ना, किसके ऊपर भाई, इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स ही आपके ऐसे पॉइंट होंगे, ऐसे x, y के पेयर होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे, किसको भाई, 2x माइनस वाई पॉजिटिव 2 इज इक्वल टू 0 को। तो यही चीजें मैं बता रहा था कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनते हैं जब मैं सिंगल, आपका सिंगल का मतलब सिंपल वन पेयर ऑफ, पेयर तो नहीं बोलूंगा इसको, वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को डिस्कस करता हूं। जैसे ही पेयर उसके साथ जुड़ा तो आप कंसीडर करोगे 2 को साइमल्टेनियसली, राइट। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे भाई ग्राफ के ऊपर देखो। ग्राफ में ऑलरेडी मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बता दी। मैंने आपको बताया कि जो ग्राफ बन सकता है किसका भाई, पेयर का। ध्यान रखना पेयर लिखा है, पेयर का मतलब इसमें हम कंसीडर करके चलेंगे 2 इक्वेशन कंसीडर करके चलेंगे। तो ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जो केसेस बन सकते हैं वो सिंपल 3 केसेस बनेंगे। या तो दोनों की दोनों लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, यानी नॉन पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी तो ऐसे कटेंगी आपस में, राइट। या तो हो सकता है कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन ऐसे आ गई, सेकंड लाइन फिर इसके ऊपर ही आ गई, ये कोइंसिडेंट लाइन है। ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। अगर पैरेलल की कोई बात करेगा तो ऐसा होगा कि एक लाइन ऐसे आ गई, सेकंड लाइन भी इसके बिल्कुल क्या आ गई, पैरेलल आ गई, तो पैरेलल लाइंस कुछ ऐसे बनेगी, है ना। इतना सा क्लियर हो गया। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये 3 ही केसेस बनते हैं, इसके अलावा और कोई 2 केसेस नहीं बनेंगे भाई, कोई और ज्यादा केसेस नहीं बनेंगे, सिर्फ 3 केसेस बनते हैं। कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन अगर मैं एक ही 2D प्लेन के ऊपर डालूं तो यही 3 केस बनेंगे, या 2 स्ट्रेट लाइन आपकी पैरेलल होंगी, या अगर नॉन पैरेलल होंगी तो उसका मतलब इंटरसेक्टिंग होंगी, अगर इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी तो क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो इनके अपने अपने नाम भी होते हैं, अपने अपने केस भी होते हैं। अगर इस टाइप का केस बनता है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है। अगर इस टाइप का केस होता है तो उसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन, ऊपर मेंशन भी किया था। इस टाइप का केस बनता है तो होता है पैरेलल लाइंस।
अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बता देता हूँ। अगर इसमें कोई सोल्यूशन की बात करें, अब पेयर के ऊपर है तो आपने सिंगल सिंगल सोल्यूशन देखना है, कॉमन सोल्यूशन, तो मैं लिखूंगा वन कॉमन सोल्यूशन। कितना भाई? वन कॉमन सोल्यूशन, ऐसे आएगा। अगर कोई इसकी बात करेगा तो कोइंसिडेंट की, तो मैं बोलूंगा इनफाइनाइट कॉमन सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी कॉमन सोल्यूशन, ऐसा ही बोलूंगा ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि सोल्यूशन होते क्या है। इसमें दोनों के सोल्यूशन मर्ज कर जाएंगे तो इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन। यहाँ पे मैं बोलूंगा नो कॉमन सोल्यूशन, कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं बनेगा, राइट। इतनी सी बात क्लियर होगी आपको, राइट। अच्छा, एक तो ये, और ये भी आप समझ गए कि एक लाइन ऐसे होगी भाई, a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन आएगी आपके पास a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना। ये बिल्कुल सेम टू सिंपल है, मैंने बताया ऑलरेडी आपको। जैसे ये है आपके पास a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन के लिए मैंने लिखा भाई a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने इसके लिए लिख दिया तो ये आएगा a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर आएगा a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ऐसे वाली ये लाइंस आ जाएंगी। अच्छा ठीक है। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक चीज़ आपको बार बार पूछी जाती है भाई, एक चीज़ आपको बार बार पूछी जाएगी, दो वर्ड आप यूज़ करोगे भाई। एक बोलोगे कंसिस्टेंट, एक बोलोगे इनकंसिस्टेंट, है ना। दो वर्ड यूज़ करोगे, ध्यान रखना, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सोल्यूशन का आना, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सोल्यूशन का नहीं आना। सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन आया, इनकंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन नहीं आया। कौन सा? कॉमन सोल्यूशन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये कंसिस्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे भी सोल्यूशन आएगा कॉमन सोल्यूशन, ये भी क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, राइट। अगर यहाँ पे बात करोगे कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा, ये अकेला सिस्टम क्या होगा भाई? इनकंसिस्टेंट, अनकंसिस्टेंट, राइट। इतना क्लियर। इसके बाद भी इसको अलग कैटेगराइज किया गया, एक कंसिस्टेंट डिपेंडेंट बोला गया, कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट बोला गया, है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? सोचो मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं अकेला हूँ ना, मेरे अलावा और कुछ नहीं होगा, है ना। अगर आप बोलोगे कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब दुनिया में, दुनिया तो नहीं बोलूंगा, कि आपके जो इंडिया है उसमें सिर्फ एक ही क्या होगा? आपका प्राइम मिनिस्टर होगा या प्रेसिडेंट होगा, तो वो इंडिपेंडेंट है। तो मेरे को बताओ कि इसमें किसके साथ डिपेंडेंट लिखा जाए, किसके साथ इंडिपेंडेंट लिखा जाए? क्योंकि दो चीज़ आएंगी, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट आएगा, कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट आएगा। अच्छा, यहाँ पे सोल्यूशन क्या आया था? सिंगल, इकलौता एक सोल्यूशन। यहाँ पे सोल्यूशन क्या आए थे? बहुत सारे। जहाँ पे इकलौता एक ही सोल्यूशन हो वो आपस में क्या होगा भाई? इंडिपेंडेंट होगा, तो ये कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट पाएगा। समझ जाना जो मैंने जैसे समझाया आपको, कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट। ये कंसिस्टेंट क्या आएगा? डिपेंडेंट आएगा, राइट। कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, और अगर कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं आता तो वो आएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे माइंड में एक और चीज स्ट्राइक करती है, वो ये होती है कि सर जब भी हमारे पास कोई भी दो पेयर दिए जाएंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के, यहाँ पे तो जनरल मैंने a1 a2 b1 c1 लिया ना, आपके पास ऐसे तो नहीं आएगा। आपके पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की जगह कोई ना कोई क्या आने वाला है भाई? रियल नंबर आने वाला है। तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये आपके पास कोइंसिडेंट बनेगा या इंटरसेक्टिंग बनेगा या फिर पैरेलल बनेगा? क्या उसके लिए हमें दोनों के ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे? तो मैं बोलूंगा कि ग्राफ ड्रॉ करोगे तब भी पता चल जाता है। अगर ग्राफ ड्रॉ नहीं करोगे तो एक तरीका और हमने निकाला था, जो हमने निकाला था कंपैरिजन से। हमने क्या किया कि बहुत सारे क्वेश्चन किया और ये कंपेयर किया कि जो कॉफिशेंट होते हैं आपके पास, कौन से कॉफिशेंट भाई? एक्स, वाई और कांस्टेंट टर्म, वो भी आपको ये तो का बता देंगे कि आपकी जो पेयर बनेगा वो आपके पास कंसिस्टेंट बनेगा, कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट बनेगा, या कंसिस्टेंट डिपेंडेंट बनेगा, या सिंपल बोलूँ या पैरेलल बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा, या फिर इंटरसेक्टिंग बनेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, हम इसकी रेशियो से भी बता सकते हैं, और रेशियो से बताओगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। क्योंकि हर बार आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो टाइम टेकिंग होगा, टाइम हमें बचाना है। अगर मानो मैंने दो एग्जांपल दे दिया आपको और बोला कि बताओ ये दोनों जो पेयर होंगे वो पैरेलल लाइन बना रहे हैं, इंटरसेक्टिंग बना रहे हैं, या कोइंसिडेंट बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्राफ नहीं करना भी ड्रॉ, बल्कि कर सकते हो, टाइम टेकिंग है। आपको सिर्फ इतना याद करना है,
अब मैं सीधा आता हूं पहले किसके ऊपर भाई, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में देखो आप सारे के सारे एक लाइन दूसरे के लाइन के ऊपर आ गई ना। अगर आप इस ऐसे जैसे मैंने समझाया वैसे समझ गए तो इजी है ये वाला टॉपिक, मुश्किल नहीं है। अब मैंने क्या क्या बोला कि कोइंसिडेंट में एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो आप ये समझ गए कि वो एक ही लाइन दिखेगी आपको, लास्ट से देखोगे तो एक दूसरे के ऊपर है तो कंप्लीट एक लाइन है। इसके मतलब इसमें जो रेशो बनता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 बनता है। अगर ऐसा रेशो कभी भी बनेगा तो लाइंस क्या बनेगी आपकी, कोइंसिडेंट बनेगी। और A1 कहाँ से आया होगा, A2 कहाँ से आया होगा, A1 आया होगा जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगी उसका x का कोफिशिएंट, A2 आया होगा सेकंड लीनियर इक्वेशन उसका x का कोफिशिएंट ना, राइट। और ये B1 B2 आया होगा, B1 आया होगा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का आपका आपके पास किसका भाई, बाई का कोफिशिएंट। और ये आ जाएगा B2 आपका सेकंड लीनियर इक्वेशन का कहाँ का कोफिशिएंट, बाई का। और C1 C2 आपका C1 कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन की, C2 कांस्टेंट टर्म सेकंड इक्वेशन की। तो याद कैसे किया, कोइंसिडेंट दोनों एक ही लाइन बनेगी तो सारा का सारा क्या आ गया भाई, इक्वल आ गया। अगर इंटरसेक्टिंग की बात करोगे तो इंटरसेक्टिंग में देखो इसमें पहले ही तुम्हें क्रॉस दिखा क्रॉस, इंटरसेक्टिंग क्रॉस दिखा, इट मींस उसमें आपका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा। आगे की कहानी देखने की जरूरत नहीं होती। अगर इतनी सी कहानी बन रही है आपकी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इट रिप्रेजेंट द intersecting line, it represent the intersecting lines, and A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 आ जाए तो it represent the coincident line, it represent the coincident line। अब बचा क्या, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या आएगा भाई, अगर आप ये दोनों चीजें सीखे तो पैरेलल तो सीख ही गए। पैरेलल में क्या होता है कि अगर इसमें सारे के सारे इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट बनता है, अगर स्टार्टिंग के दो इक्वल थर्ड अनइक्वल तो क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये पैरेलल की क्या बन जाती है भाई, कंडीशन बन जाती है। ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे आप विदाउट ड्राइंग ग्राफ ये गैस लगा सकते हो, गैस तो नहीं मैं बोलूंगा, प्रॉपर 100% श्योरिटी के साथ ये बता सकते हो कि आपका जो पेयर बन रहा होगा क्या वो आपके पास पैरेलल लाइंस का बन रहा होगा, इंटरसेक्टिंग का बन रहा होगा, या फिर कोइंसिडेंट का बन रहा होगा, राइट। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी अपने ध्यान में रखनी है और इसी के ऊपर ही नेक्स्ट आपका ग्राफ बनना है। पूरा का पूरा चार्ट मैंने बनाया है, आप नोट कर सकते हो पॉज करके। देखो इस चार्ट में क्या था भाई, सिंपल जो चीजें मैंने बोली A to Z सेम टू सेम चीजें भाई। यहाँ पे आपके पास ऐसे इक्वेशन दी होगी दो, अगर इसमें फर्स्ट वाला A1/A2, यहाँ पे A2 आएगा, यहाँ पे करेक्शन कर लेना भाई। यहाँ पे B1/B2 आएगा, यहाँ पे C1/C2 आएगा, यहाँ पे करेक्शन करनी पड़ेगी आपको। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आया, इसका मतलब लाइंस बनेगी इंटरसेक्टिंग, है ना, क्योंकि पहले ही कट गया तो मतलब ऐसी वाली लाइन बनेगी कट वाली इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग बनती है तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली सिर्फ एक सोल्यूशन होगा जिसको आप यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हो। और फिर बोलेगा वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, पहले तो ये बात आएगी। तो जब सोल्यूशन आता है तो कंसिस्टेंट होता है, तो इसमें कंसिस्टेंट है सोल्यूशन आया है, और सिर्फ एक सोल्यूशन आया है कॉमन सोल्यूशन तो आएगा कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया इतना सा मामला, राइट। फिर चलते हैं, अगर ऐसा ना हुआ तो अगर आपके पास ये A2 है, ये B2 है, ये आपके पास C2 है, राइट। अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि ये आपके पास लिखा था और आपने चेक किया इनके ऐसे डिवाइड कर करके कोफिशिएंट को, तो आपने देखा सारे के सारे कोफिशिएंट क्या आ गए, इक्वल। सारे इक्वल आने का मतलब है एक लाइन और दूसरी लाइन दोनों एक जैसी होंगी यानी एक के ऊपर दूसरी होगी। तो आप बोलोगे भाई कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी जिसके क्या होंगे भाई, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। ऐसा ही होता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कौन से, कॉमन सोल्यूशन की बात कर रहा है वो। और ये आएगा भाई कंसिस्टेंट भी होगा और भाई इंडिपेंडेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट होगा, क्या होगा, डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, राइट। इंडिपेंडेंट तभी होगा जब सिंगल एक ही क्या आएगा आपके पास, सोल्यूशन आएगा, राइट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थर्ड की बात करूं इसमें भी करेक्शन है बच्चे, यहाँ पे A2 B2 और यहाँ पे C2। अगर मानो फर्स्ट दो इक्वल आ गया और थर्ड अनइक्वल आ गया, इट मींस एक ही चीज बची आपके पास, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस में कोई भी सोल्यूशन नहीं आता, कोई भी सोल्यूशन नहीं आता, यानी वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। मैं बोलता हूँ कि आधे से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये वाला चार्ट ही है। अगर ये वाला चार्ट आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, सोच समझ के प्रिपेयर किया होगा जैसे मैंने करवाया है,
तो आधे से ज़्यादा कहानी आप बना लोगे भाई, है ना। एमसीक्यूज में आधे से ज़्यादा कहानी बना लोगे, इसी में ही क्वेश्चन उलझाए होते हैं। कभी कभार बीच में के छुपा लेगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट, तो आपको कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट क्लियर होना चाहिए, फिर इस वाले प्रोसेस के साथ जाना है। कंसिस्टेंट डिपेंडेंट बोल दिया तो कंसिस्टेंट डिपेंडेंट बोल दिया तो फिर आपको इस वाले प्रोसेस के साथ जाना है। अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोल दिया तो इस प्रोसेस के साथ जाना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज चेंज कर सकता है। तो आई होप आपको ये वाला मेथड समझ में आया होगा। ऊपर नाम था इसका ग्राफिकल मेथड टू सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला देखो क्वेश्चन मैंने छोटा सा यहाँ पे डाला था ताकि आपको क्लियरिटी आए। हमने एक 3 यहाँ पे एग्जांपल लिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड सेकेंड एग्जाम्पल इसी में ही है आपके पास 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये पेयर सेकेंड है आपके पास 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, फिर है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। थर्ड एग्जाम्पल था भाई x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि विदाउट ड्राइंग ग्राफ आप ये बता दो कि ये पेयर क्या पैरेलल वाला बनेगा या कोइंसिडेंट वाला बनेगा या फिर इंटरसेक्टिंग वाला बनेगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना होता है, कॉफिशेंट कंपेयर करने होते हैं स्टार्टिंग वाले। यहाँ पे कॉफिशेंट देखोगे x कॉफिशेंट 1/3, यहाँ पे देखोगे तो -2/4, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे होगा 0/-20, ऐसा ही होगा। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि फर्स्ट में ही आपके कॉफिशेंट क्या है, नॉट इक्वल, क्योंकि ये 1/2 बनेगा, ये 1/3 माइनस 1/2 फर्स्ट में क्या आ गया, नॉट इक्वल। अगर फर्स्ट में नॉट इक्वल आ गया यानी कंडीशन बन गई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसे बनेगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये जो आपके पेयर आएगा आपके पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये विदाउट ड्राइंग ग्राफ, बिना ग्राफ को ड्रॉ किया आपने ये बता दिया कि इसका जो आंसर आने वाला है हमारे पास वो क्या आने वाला है भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या आने वाला है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में अगर कोई सोल्यूशन की बात पूछ ले तो मैं बोलूंगा यस एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, कि यूनिक सोल्यूशन आएगा और एक ही सोल्यूशन आएगा। अगर कोई पूछ ले कि डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, तो मैं बोलूंगा एक ही सोल्यूशन आएगा, तो एक कंसिस्टेंट भी होगा, कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन का आना, और साथ में इंडिपेंडेंट होगा, राइट। अब चलते हैं इसके ऊपर, इसमें भी सेम काम करोगे, 2/4 आ गया, 3/6 आ गया, -9/-18 आ गया, कैंसिल करके देखोगे ये आएगा 1/2, इसको सॉल्व करोगे अगेन 1/2, इसको सॉल्व करोगे अगेन 1/2, तो आपका आंसर आ गया 1/2 1/2 1/2। क्या सारे के सारे इक्वल आए, हाँ जी सब के सब क्या आए, इक्वल, यानी कंडीशन बन गई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी सारे के सारे जो रेशो आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं। इक्वल आने का क्या मतलब है, एक लाइन दूसरे के ऊपर बिल्कुल आपको सुपर इम्पोज करेगी, इट मीन्स आपका जो आंसर बनना चाहिए विदाउट ड्राइंग ग्राफ, आपने इसके बेसिस पे ये पहचान के बता दिया कि यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई, को इंसिडेंट लाइन। अगर कोई इंसिडेंट लाइन बनेगी तो अगर कोई कॉमन सोल्यूशन की बात करेगा तो मैं बोलूंगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, कॉमन सोल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बनेगा। और कोई ऐसा बोल देगा कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन तक तो बात सही है, ये बताओ कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, मैंने कहा कंसिस्टेंट होगा, सोल्यूशन तो आ रहे हैं। कोई बोलेगा डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट, तो मैं बोलूंगा इंडिपेंडेंट, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशन आए, तो कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट, इतनी चीजें समझ में आनी चाहिए। इसके ऊपर चलते हैं अगेन 1/2 2/4 और -4/-12 सॉल्व करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो अगेन 1/2, तो 1/2 1/2 1/3, तो आप लिखोगे फर्स्ट इक्वल सेकंड नॉट इक्वल, ऐसे बोलोगे। यानी आपकी कंडीशन क्या बन गई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इट मीन्स ये कंडीशन किसके लिए थी भाई, दो इक्वल थर्ड अनइक्वल। अगर दो आप कैटेगराइज कर गए होंगे स्टार्टिंग के, तो थर्ड जो बचा है वही बचेगा, क्या बचेगा भाई, पैरेलल लाइंस। तो ये मैं समझ गया कि ये क्या है आपके पास, पैरेलल लाइंस हैं। अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो उसमें कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं बनता, तो नो कॉमन सोल्यूशन, कंडीशन नंबर 1। और सेकंड में अगर सिस्टम की बात करोगे तो दिस इज द इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन का आना, इनकंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन का ना आना। क्लियर होगी इतनी सी बात, ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम सॉल्व कैसे करेंगे भाई, सॉल्व कैसे करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अब हम सॉल्व करने वाले हैं पेयर को, सिंगल को नहीं। सिंगल को सॉल्व करोगे तो इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशन आते हैं, अगर सिंगल को सॉल्व करोगे तो इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अभी हम पेयर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अब पेयर के ऊपर हमने ग्राफिकल पर्सपेक्टिव भी समझ लिया, अब हम सीखेंगे कि जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है। सोल्यूशन का मतलब सिंपल है ना, कि अगर मैं कोई भी, अगर दो इक्वेशन का ऐसे चार्ट बनता है तो ये जो पॉइंट आएगा ये उसका क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा। और इस सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है तो इसको निकालने के लिए आप ग्राफ का हेल्प ले सकते हो, पर जनरली हम ग्राफ का हेल्प सिर्फ तब लेते हैं जब हमने कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना हो, यानी बोर्ड में। इसको निकालने के लिए अदर मेथड है भाई, बहुत सारे मेथड हैं जो ऑलरेडी आपने किए हैं। अब होता है कि आप निकालते जरूर हो, आपके पास मैं एक इक्वेशन दे देता हूँ आज से, ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको ए वन बी वन सी वन बोल दिया, फिर आएगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। आप बोलोगे सर इसमें मैंने बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई, सबको पता है कि कौन कौन से मेथड लगाने हैं, या तो एलिमिनेशन लगा दोगे ना, या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा दोगे, है ना, यही तो तरीका होता है। या फिर एक क्रैमर्स रूल आता है जो मैं करवाऊंगा नहीं क्योंकि उसके बिना भी क्वेश्चन बन जाते हैं ना। तो आपके अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो क्रैमर्स रूल भी है आपके सिलेबस में। फिर उससे रिलेटेड जो भी आपका डेरिवेटिव निकालने वाला कंसेप्ट है वो लास्ट में करवा दूंगा एक लेक्चर में, पर अभी के लिए इसको नहीं करवाऊंगा क्योंकि जरूरी नहीं है, ज़्यादा जरूरी नहीं है, लगेगा तो मैं देख लूंगा। तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सारे मेथड क्या निकाल के देते हैं भाई, ये वाला पॉइंट निकाल के देते हैं। ये जो पॉइंट यहाँ पे बनेगा एक्स कॉमा वाई की वैल्यू वो निकाल के देगा आपके ये तीनों के तीनों मेथड। इतनी सी बात क्लियर है। और अगर अगर क्वेश्चन आ जाता है और आप ये डिसाइड कर पाए कि दोनों के दोनों पेयर क्या बनेंगे आपके पास, पैरेलल बनेंगे, ये भी तो हो सकता है, या क्या बनेंगे आपके पास, कोइंसिडेंट बनेंगे, उसमें ये मेथड काम नहीं करते। दिस मेथड इज ओनली सुटेबल फॉर, किसके लिए भाई, ओनली सुटेबल फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, ओनली सुटेबल फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर आप गलती से वहां पे लगा दोगे, कहाँ पे भाई, अगर आप गलती से सेम मेथड अप्लाई कर देते हो कौन से केस के ऊपर, जहां पे दोनों के दोनों पेयर क्या बना रहे होंगे, पैरेलल लाइन, क्या बना रहे होंगे, पैरेलल लाइन, तो उसमें ना क्या होता है, एक्स और वाई आपस में डिलीट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो आंसर जो बनता है वो कुछ और बनेगा, आंसर जो बनेगा कांस्टेंट में बनेगा, एक तरफ 2 आ जाएगा एक तरफ 5 आ जाएगा, ऐसा आंसर बनता है। 2 5 ऐसा बन गया, -2 -3 ऐसा बन गया, मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती। और अगर आपने गलती से ये वाला अप्लाई कर दिया तो आपके ना जो वेरिएबल होते हैं वो कट हो जाते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगी कि आपका जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, पैरेलल। अगर आपका कोइंसिडेंट होगी तो अगर आप गलती से ये वाला मेथड अप्लाई कर देते हो कोइंसिडेंट के केस में, तब भी आपके दोनों के दोनों वेरिएबल कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद जो आंसर बनेगा वो आएगा आपका कांस्टेंट में 2 इज इक्वल टू 2, दोनों टू साइड 2, या -5 इज इक्वल टू -5, तो भी क्या शो करेगा वो आपके पास, इंटरसेक्टिंग नहीं सॉरी कोइंसिडेंट को शो करेगा। बल्कि उससे पहले आप उसको ऐसे भी जज कर सकते थे, बाई कंपेयरिंग द कॉफिशेंट, रेशो में कंपेयर करोगे तब भी समझ में आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर होगी। तो मेथड को देखते हैं, मेथड में आ गया, मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज द पेयर एक्स कॉमा वाई। जो सोल्यूशन आएगा वो ऐसा होगा जहां पे मिल रहे होंगे ये एक्स कॉमा वाई, आपका क्या होगा भाई, सोल्यूशन होगा। वो सोल्यूशन इसलिए होगा क्योंकि ऐसा पॉइंट होगा जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दिस इज द कॉमन सोल्यूशन ऑफ दीज टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो बीच मेक्स द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल, ये ऐसे पॉइंट होगा एक्स कॉमा वाई जिसको पुट करने से जो इक्वेशन होगी वो दोनों साइड उसकी क्या हो जाएंगी, इक्वल इक्वल हो जाएंगी। तो मैंने ऑलरेडी बताया था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। फिर उसके लिए ना दो मेथड है मेरे पास, एक एल्जेब्रिक मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, जो हमने पीछे किया वो ग्राफिकल पर्सपेक्टिव ही था सारा का सारा, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और कुछ एल्जेब्रिक मेथड होते हैं जिसमें हम ग्राफ का यूज़ किए बिना भी निकाल सकते हैं, जिसमें एक आता है एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन के साथ साथ एक आता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड आने चाहिए, ठीक है। क्रैमर्स रूल नहीं आएगा, कोई बात नहीं, कर लोगे, हो सकता है किसी ने बोर्ड में किया हो। अच्छा, आंसर सबसे सेम आता है, कुछ भी अलग नहीं है उसमें। और एक आता है आपका ग्राफिकल मेथड, तो इसमें आप ग्राफ को ड्रॉ करते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, राइट। तो हम इसमें क्या करेंगे ना, एक क्वेश्चन लेंगे और एक क्वेश्चन को मैं आपको तीनों मेथड से करवाने वाला हूँ। तीनों मेथड से करवाऊंगा तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम निकालना क्या चाहते हैं।
हम निकालना चाहते हैं भाई, ये जो मेथड है ये किस में लगेंगे, ये दिस इज ओनली वैलिड फॉर, दिस इज द ओनली वैलिड फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि उसी में तो एक सोल्यूशन बनेगा ना। अगर आपके पास पैरेलल लाइंस होंगी तो कोई भी सोल्यूशन नहीं बनेगा। गलती से अप्लाई भी कर दिया, इन केस कुछ बच्चे अप्लाई भी कर देते हैं इस मेथड को, तो अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, एक्स और वाई दोनों कट हो जाएंगे सॉल्व करते करते, और आंसर दो कांस्टेंट बनेगा, और दोनों कांस्टेंट दोनों ही डिफरेंट होंगे। 2 = -3 तो क्या है, पैरेलल है, ऐसे समझ लो। अगर आपने गलती से इसको किस में अप्लाई कर दिया, कोइंसिडेंट में अप्लाई कर दी, तो उस आंसर में फिर से आपका एक्स और वाई कट हो जाएंगे तो बचेगा क्या, कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, जस्ट लाइक -3 इज इक्वल टू -3, राइट। तो अगर मैं बात करूं इंटरसेक्टिंग, तो उसी में ही ये पॉइंट आपके काम आते हैं, क्योंकि तभी तो आपके पास सिंगल एंड वन कॉमन सोल्यूशन बनेगा। तो मैं सीधा इसके एग्जाम्पल के ऊपर चलता हूं, बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा। ग्राफिकल मेथड में सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे काम करता है। अगेन मेरे को लगता है कि इतना तो करवाने की मेरे को रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि आप सारे के सारे बच्चे अभी 10th लेवल पे होंगे, आपने बोर्ड का प्रिपरेशन भी किया होगा। अगर आपको बच्चे ये वाले मेथड नहीं आते तो मतलब आप बोर्ड का प्रिपरेशन भी आपने अच्छे से नहीं किया। फिर भी मैं अगर करवा रहा हूँ बेसिक, तो मैं इतना करवा ही देता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज़ करना है। और फिर जब हम पीवाई इसमें वो MCQs करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सोचना होता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप थ्योरी पढ़ के जाते हो तो थ्योरी पढ़ के भी आप MCQ सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि आपने MCQ सॉल्व किए होंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि ये थ्योरी जो है ना, इसको कैसे अप्लाई करना होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स में क्या होता है, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी भाई, स्ट्रांग हो जाएंगी, ईजी लगना शुरू हो जाएगा मैथ्स। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पढ़िए, फिर जितने बार आप क्वेश्चन अप्लाई करोगे तो आप थ्योरी को वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, आपके पास इक्वेशन मैंने दे दी 3x + y = 5, और एक इक्वेशन दे दी भाई 2x + 3y = 1। ये मैंने आपके पास दो इक्वेशन दिए हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर दे दिया। पेयर देने के बाद मैं चाहता हूं कि आप इसका सोल्यूशन निकालो। इनका सोल्यूशन का मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर ये दोनों की दोनों लाइंस आपकी क्या होंगी भाई, इंटरसेक्टिंग होंगी, तभी वो ऐसे पॉइंट बनेगा, और ये जो पॉइंट होगा यही हमने निकालना होता है। अब इसके निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, यानी विदाउट यूजिंग ग्राफ। दो मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन आता है, एक आता है आपका एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन को कैसे यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन में आप ये देखोगे कि आपके पास दो इक्वेशन गिवन होगी, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ के वहां से या तो x की वैल्यू निकालो या तो y की, वो आपके ऊपर है। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में से या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y की। मैंने किया यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज किया, और वहां से y की वैल्यू निकाल दी, y = 5 - 3x। और जो आपने y की वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 1 से, उसी को ही पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू निकालोगे तो उसको पुट करना है फिर दूसरी इक्वेशन में। तो मैंने लिखा पुट y = 5 - 3x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दिया क्योंकि 1 से निकाला था। अच्छा, आपका मन करे x की वैल्यू निकालनी है, x की निकालोगे तब भी सेम आएगा। x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 5 - y/3, 5 - y/3, उसको पुट कर दोगे फिर इस वाली इक्वेशन में। तो मैंने अभी के लिए क्या किया कि फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके y की वैल्यू निकाली, और y की वैल्यू पुट कर दी आपकी सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी है किसकी भाई, y की वैल्यू, तो 2x एज इट इज, और आपके पास 3 और y की जगह आ जाएगा 5 - 3x = 1। जैसे सॉल्व करोगे तो आएगा 2x + 15 - 9x = 1। और जैसे ही ये सेम वेरिएबल को ऐड किया जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, यहां से बनेगा -7x, और ये इधर चला जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 - 15। 1 - 15 का मतलब -14, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 14/7 यानी 2। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। तो x की वैल्यू जैसे 2 एक बार फिक्स होती है ना, उसके बाद उसको आप तीन जगह पुट कर सकते हो। या तो इस x को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, या तो इस x को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो तब भी y की वैल्यू आ जाएगी, या तो इस x को इक्वेशन नंबर ये जो आपने बनाया था इसमें पुट कर दो तब भी किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2 की वैल्यू आ जाएगी। और तीनों में ही वैल्यू सेम आएगी, कुछ भी अलग नहीं आने वाला। तो आप क्या करोगे, पुट x = 2 इन
y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x। आपको मैंने 3 चांसेस बता दिए, या तो फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, या तो ये जो बनाया इसमें पुट कर दो। तो जैसे मैं पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 2, तो आंसर आएगा 5 माइनस 6। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1, राइट। तो दो वैल्यू आ गई, यानी जो सोल्यूशन आएगा देयरफॉर द सोल्यूशन इज, सोल्यूशन आएगा x कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई का मतलब 2 कॉमा -1। और इसको सोल्यूशन क्यों बोला गया, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट होगा 2 कॉमा -1 जो इसमें पुट करोगे। सोचो अब क्या बोला था मैंने, 2 कॉमा -1 पुट करोगे, x की जगह 2, y की जगह -1, तो यहाँ पे 2 पुट करते ही 6 बनेगा, यहाँ पे -1, 6 -5 क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू 5। सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, इसमें भी किया, और ये पॉइंट इसमें भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि कॉमन सोल्यूशन है दोनों का। इसमें अगर देखोगे तो 2 डालोगे तो आंसर आएगा 4, और यहाँ पे अगर -1 डालोगे तो 4 -1 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 1 इज इक्वल टू 1। यानी ये ऐसी x कॉमा वाई की वैल्यू है जो आपकी दोनों की दोनों इक्वेशन को क्या कर रही थी भाई, सेटिस्फाई कर रही थी, तभी इसको क्या बोला है, सोल्यूशन बोला है। यही इंपॉर्टेंट है। इस सोल्यूशन को आप निकालते हो, या तो आप सब्स्टिट्यूशन से निकाल लोगे, या तो एलिमिनेशन से निकाल लोगे, या तो ग्राफिकल मेथड से निकाल लोगे। अच्छा, सेम यही चीज़ हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड के साथ। एलिमिनेशन मेथड मैक्सिमम टाइम हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगता है सबसे कम। पर जहाँ पे एलिमिनेशन से बात ना बन रही हो, थोड़ा सा अगेन अंडरूट में आ गया क्वेश्चन, ऐसे कुछ आ गया अजीब जैसा, तो सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर लेते हैं। इन दोनों के अलावा थर्ड मेथड पे जाने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ भाई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। अच्छा, करना क्या होता है एलिमिनेशन में, एलिमिनेशन का मतलब होता है एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो, या तो x को उड़ा दो या तो y को उड़ा दो। पर ध्यान में रखना, x को उड़ाने के लिए x को एक जैसा दिखना चाहिए, यानी x के कॉफिशिएंट सेम सेम होने चाहिए। अभी के लिए x के कॉफिशिएंट भी सेम सेम नहीं है। अगर y को उड़ाना है तो y के कॉफिशिएंट भी सेम सेम होने चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो y के कॉफिशिएंट भी सेम सेम नहीं है। तो आप क्या करोगे, उनके कॉफिशिएंट को सेम करोगे, या तो x के कॉफिशिएंट सेम कर लोगे या तो y के, कोई भी दोनों में से एक के कॉफिशिएंट सेम कर लेना। जिसके कॉफिशिएंट सेम आ गए वो चीज डिलीट हो जाती है। क्यों हो जाती है ये भी आप देखोगे। तभी तो देखो, कॉफिशिएंट को सेम करने की बात है। अगर कॉफिशिएंट को सेम करने की बात है तो मैं बोलता हूँ या तो x के कॉफिशिएंट को सेम करो या तो y के। अगर आप x को सेम करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और 3, ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 3 से। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई होगा, तभी यहाँ पे क्या बनेगा 6x 2y इज इक्वल टू 10। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बनेगा 6x। मेन पर्पज है, यहाँ पे 6x बन जाएगा, यहाँ पे भी 6x, और दोनों फिर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे बाद में। पर अगर मैं ऐसे ना करके y को इक्वल कर लूँ तब भी तो सेम ही बात है। तो सोचो, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई थिंक मेरा y क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एलिमिनेशन में ये करना होता है, एक भी वेरिएबल आपके इक्वल कर देना, या तो x कर देना या तो y। तो एक इक्वेशन सेम रही, एक नई इक्वेशन बनी आपके पास, 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी सबको होगा भी, तीनों को। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आपके पास 9x, राइट। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा पॉजिटिव 3y, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 15। अब इसके बाद क्या करना होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट, या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है या तो ऐड करना पड़ता है, डिपेंड करता है आपको ये काटना है। तो 3y ऐड करके तो 6y बन जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ के साइन चेंज, तो ये आपस में कट हो जाएगा। कट हो गया तो यहाँ पे बना 2 - 9, 2 - 9 करोगे तो आएगा -7x। ये करोगे 1 - 15 तो आंसर आएगा -14। अगेन माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू फिर से आ जाएगी आपके पास 14/7, यानी आपके पास 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 2। एक बार x आ गया, उसके बाद आपकी इच्छा या तो इस इक्वेशन में पुट करो या तो इस इक्वेशन में, कोई भी छोटी इक्वेशन दिख जाए उसमें पुट कर दो, आंसर सेम आने वाला है। पुट x इज इक्वल टू 2 इन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। जैसे पुट करूंगा तो 2 जा कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 1, 3y इज इक्वल टू 1 - 4, 3y इज इक्वल टू -3, और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। तो यहाँ से भी जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 2, -1। आपने ये ऑब्जर्व किया, यहाँ का सोल्यूशन और यहाँ का सोल्यूशन अगेन क्या है आपका, एग्जैक्टली सेम सोल्यूशन है, कुछ भी अलग नहीं था। तो आंसर तो दोनों से सेम ही आएगा, वो आपके ऊपर है कौन सा आप यूज करो। अच्छा, सोल्यूशन कैसे आया होगा, ये दोनों लाइंस ग्राफ के अकॉर्डिंग सोचो, दोनों के दोनों लाइंस इंटरसेक्ट की गई होंगी, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आएगा 2, -1, ये उसका मतलब है। अब लास्ट में जो बचा है हमारे पास वो क्या बचा है भाई, इसके बाद तो क्वेश्चन शुरू हो गए। लास्ट में बचा है ग्राफिकल मेथड। अगेन ज्यादा यूज वाला मेथड नहीं है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
ग्राफिकल मेथड में आप क्या करोगे ना, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का भी ग्राफ बनाओगे, और 2x प्लस 3y यहाँ पे बनाता हूँ, और सेकंड आप बोलोगे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 का भी ग्राफ बनाओगे। इसका ग्राफ बनाओगे यानी ऐसी वैल्यू चूज करो x कॉमा वाई की, इसका ग्राफ बनाना है, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है तो ऐसी वैल्यू चूज करो, कोई भी x की वैल्यू डालो, उसके रिस्पेक्ट में y निकालो। 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए। तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पहले हम x की जगह 0 पुट कर देते हैं, x की जगह 0 पुट होगा, यहाँ पे आ जाओ भाई, y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5 बन जाएगी, 5। अब y की जगह क्या पुट किया जाए, ऐसा कुछ पुट करोगे थोड़ा सा इजी बन जाए आपके लिए ना, ग्राफ बनाना है तो। अगर मैं y की जगह बच्चे 1 पुट कर देता हूँ, 1 पुट करने से देखो मेरा आंसर बनेगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4/3, फिर भी क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बनेगा, अलग बनेगा। अगर 2 पुट कर दे तो बात बन सकती है, हाँ फिर बात बन जाएगी। अगर y की वैल्यू अगर आप 2 पुट कर देते हो तो 2 पुट करने से क्या होगा, यहाँ से 2 भागेगा, वहां पे 5 - 2 बनेगा 3, और 3x इज इक्वल टू 3 बनेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देखो ऐसे चूज करना होता है, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, ठीक। अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे भी आपको 2 पॉइंट मिल गए, तो इसका ग्राफ तो बन जाएगा। यहाँ पे भी आपको सेम काम करना है पर सेकंड इक्वेशन के लिए। अब आप x की पॉइंट चेक करो भाई, x के लिए अगर आप x के लिए चलते हो, किसके साथ भाई, 0 के साथ चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू लेते हैं 1 लोगे तो यहाँ पे जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, -2, तब भी दिक्कत है। अगर मैं ले लेता हूँ भाई 3 2 जा 6, ये 2 ले लेता हूँ, 0 डालोगे तो बात नहीं बनेगी, 2 लोगे तो 4 में बात बन सकती है, 4 में बात बन सकती है भाई। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 2, x की वैल्यू 2 ले लेते हो, 1 तो पहले भी रही थी, पर वो आएगा आंसर फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में आएगा तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ग्राफ पे प्लॉट करना, तब मैंने सोचा। तो यहाँ पे 2 डालोगे 4 आएगा, 4 यहाँ पे भागेगा तो 1 - 4 क्या बना देगा, -3। अगर -3 बनाएगा तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, -1, यही होगी। देखो सेटिस्फाई भी कर रहा होगा ये पॉइंट, अगर पुट करोगे तो 4 आएगा, -3 आएगा, 4 - 3 क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा फिर y के अकॉर्डिंग सोचो कुछ ऐसी वैल्यू, अगर y की जगह आप 1 डाल देते हो तो भी आई थिंक बात बन जाएगी ना, बन जाएगी ना। अगर y की जगह आप 1 डाल देते हो तो y की वैल्यू 1 डालने से यहाँ पे 3 बनेगा, 3 यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, -2 बन जाएगा। -2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, -1 बनेगा। अगेन ये भी पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा, इसमें पुट करके आप देख सकते हो। x की जगह आपने 1 पुट किया होगा, यहाँ पे आपने -1 पुट किया होगा ना, x की जगह -1 पुट किया होगा, यहाँ पे 1, तो बन जाएगा ना आपके पास 2 -2 + 3 यानी 1 इज इक्वल टू 1। तो इनको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप किसके ऊपर भाई, आपके इसके कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। अगेन मार्क कर लो, अब मार्क करोगे तो इसके अकॉर्डिंग चलना है, हमारी हाईएस्ट वैल्यू 5 गई है, तो 5 के अकॉर्डिंग मैं मार्क कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ भाई पहला ग्राफ प्लॉट, फर्स्ट ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ ये वाला। तो एक पॉइंट है 0,5, 0,5 x पे 0 कदम, y पे 5 कदम, तो y पे 5 कदम यानी ये आएगा आपके पास 0,5, राइट। अगर मैं सेकंड बात करूं तो 1,2 यानी x पे 1 y पे 2, x पे 1 y पे 2, तो ये आएगा आपके पास 1,2, x पे 1 कदम y पे 2 कदम। तो जैसे आप इसको मिला दोगे तो यहाँ से एक लाइन बन जाएगी, बनेगी ना लाइन, यहाँ से एक लाइन बनेगी, तो इसको मैं मिला ही देता हूँ। तो आप जैसे इसको मिला दोगे तो यहाँ पे एक लाइन आपके पास तैयार हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से बनेगी, बन जाएगी। जैसे बन गई, यहाँ पे ये लाइन है क्या रिप्रेजेंट करेगी भाई, 3x + y इज इक्वल टू 5 को। अगर मैं नेक्स्ट चलूँ इस चीज के लिए, तो यहाँ पे भी आप यही देख रहे होंगे कि 2, -1, 2, -1 मतलब x पे 2 कदम गए और y पे -1 गए, तो 2, -1 आपका यहाँ पे आएगा 2, -1। सेकंड अगर मैं बोलूँ तो आप बोलोगे -1,1, तो x पे -1 और यहाँ पे 1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा -1,1, ये वाला पॉइंट बन गया। जैसे इन दोनों को मिला दोगे तो यहाँ पे भी एक लाइन बनेगी, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे मिलाना पड़ेगा, मिलाओगे तो इसकी भी एक लाइन बनेगी। तो इसकी जो लाइन बनेगी उसकी मैंने इक्वेशन भी लिख दी भाई, 2x + 3y इज इक्वल टू 1। अब हो सकता है ये जो मेरे पास ग्राफ बना ये थोड़ा सा इरेगुलर बना हो, क्योंकि मैंने अभी किसके ऊपर बनाया, अभी स्मार्ट स्क्रीन के ऊपर, हो सकता है मैंने इसमें भी थोड़ा आगे पीछे किया हो,
जब भी मैंने गैप लिया थोड़ा सा क्या किया, उसको आगे पीछे किया हो, तो इसमें जो आंसर बना था वो कितना बना था, -2, -1। तो यानी आपका जो आंसर बनेगा, ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा भाई यहाँ जैसे आएगा, यहाँ जैसे आएगा, जैसे आप देखोगे दोनों की दोनों लाइंस यहाँ पे मिलेंगी आप उसमें 2, -1 पे। तो जब भी आप ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओगे तो एक्यूरेट बनेगा, क्या बनेगा, एक्यूरेट बनेगा। पर अगर आप ऐसे बनाओगे फ्री हैंड से तो थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। ग्राफ पे बनाना एक्यूरेट बनेगा, जैसे ये पॉइंट आप गैप के अकॉर्डिंग लोगे तो ये ऐसे एक आएगी वाइट लाइन, और ये जो वाइट लाइन है कहीं ना कहीं इसी पॉइंट को ऐसे करती हुई जाएगी, ऐसे वाली, और एक आएगी ये वाली लाइन। तो आप दोनों को जो कॉमन पॉइंट देखोगे वो ये वाला पॉइंट आएगा, दैट इज 2, -1, जिनका क्या आएगा भाई, कॉमन सोल्यूशन आएगा। तो यही चीज आपका ग्राफ भी रिस्पेक्ट करता था, ग्राफ भी यही रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफ का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, ग्राफ का सिर्फ वही यूज़ था जो आपने चार्ट में सीखा, उतनी सी आप चीज़ें समझ गए होंगे तो इजी लगेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, राइट। तो आई थिंक बच्चे इतनी सी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये समझ में आया, इसके बाद देखो सारा का सारा आपका क्या चलेंगे भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कितने हैं भाई, एक बार देख लेते हैं। इसमें 18 क्वेश्चन है ना, 18 क्वेश्चन है टोटल आपके पास इसमें MCQs, जो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए। आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। आज जो हमने होगा वो एक कौन सा भाई, थर्ड टॉपिक शुरू किया था, और थर्ड टॉपिक का हमने थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट किया है, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको कैसे ये वाले लेक्चर्स लग रहे हैं, कि आप हैप्पी हो इससे। क्योंकि इस बार जो हम क्या कर रहे हैं, आपको ना कंप्लीट पूरा का पूरा जो पैकेज है आपका SPI का 2026 के लिए, वो कंप्लीट फ्री देने वाले हैं आपके यूट्यूब के ऊपर। पिछले साल जो हमारा कोर्स रहा था वो कुछ लेक्चर्स आपके पेड थे, कुछ लेक्चर्स आपके फ्री ऑफ कॉस्ट थे, पर इस बार हमने ये सोचा है कि हम सारे के सारे लेक्चर्स आपको कंप्लीट क्या देने वाले हैं, फ्री पैकेज में। तो आप इसकी प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप 10th अच्छे से करते हो, अभी आप बोर्ड भी कर रहे होंगे, बोर्ड कर रहे होंगे तो कम से कम बोर्ड में आपकी कनेक्टिविटी बनी होगी हर एक सब्जेक्ट के साथ, और वही चीज़ें कहाँ पे आएंगी बच्चे, SPI में आएंगी। बस यही है कि हमें वहाँ पे बोर्ड में लिखना होता है भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी करने होते हैं, सब्जेक्टिव वाले भी करने होते हैं, पर मैं SPI की बात करूँ तो उसमें कंप्लीट हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को डील करना होता है। और उसको डील करने का जो तरीका है, ताकि कम टाइम में चीज़ें हो जाएं, वो धीरे धीरे हमारे किससे आएंगे भाई, कंसेप्ट से आएंगे। कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, शॉर्टकट अप्रोचेज हम बीच में यूज़ करेंगे, क्यों वो शॉर्टकट अप्रोच बने उसके साथ वो चीज़ें भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। थर्ड है आपकी प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस ले पाओगे किसी भी टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट में, राइट। तो थैंक यू सो मच बच्चों जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।